हेलो टू ऑल यंग माइंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस एंटिटी। तो आज हम बात करने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस के बारे में। ये सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हम लोग कंप्लीट किए थे फर्स्ट टॉपिक जो था इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हम लोग देखे थे केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज को हम केमिकल रिएक्शन से रिलेट करना चाहेंगे। तो अब देखिए, जो फिजिकल चेंज था, फिजिकल चेंज में ओनली फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रहा था, लेकिन जो केमिकल चेंज था वहाँ पर केमिकली वो सब्सटेंस कम्प्लीटली चेंज हो जा रहा था। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन का एग्जांपल लिए थे। रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या हो रहा था, Fe ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा था इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तब जाकर के फॉर्म कर रहा था Fe2O3.XH2O। अगर हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट को CaCO3 को हीट करेंगे तो यहाँ से बनेगा CaO प्लस CO2। तो अब यहाँ देखें, Fe कन्वर्ट हो रहा है Fe2O3 में, और कैल्शियम कार्बोनेट कन्वर्ट हो रहा है कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड्स में। तो यहाँ पर केमिकली चेंज हो रहा है। अब इसको हम लोग डिफाइन करना चाहते हैं, तो Fe ऑक्सीजन और H2O मिल करके एक सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रहा है, वो न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रहा है। यहाँ पर कोई एक ही सब्सटेंस केमिकली चेंज होकर के दो न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रहा है। तो इस वजह से इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, द प्रोसेस इन विच वन और मोर देन वन सब्सटेंस अंडरगोज केमिकल चेंज। वन और मोर देन वन substance undergoes chemical change to produce one or more than one new substance, one or more than one new substance with entire new property। यहाँ पर देखिए Fe था, Fe2O3 बन गया, तो entire new properties with entire new properties are called chemical reaction। In chemical reaction, rearrangement of bonds और atom takes place। यहाँ पर ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बना हुआ था, ऑक्सीजन के बीच में, लेकिन अब Fe का बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ हो गया, तो अब Fe के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या कह सकते हैं, रीअरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड्स टेक्स प्लेस। यहाँ पर एक कार्बन से 3 ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर एक कार्बन से 2 ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो इस वजह से हम लोग क्या कहेंगे, रीअरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड्स टेक्स प्लेस। नेक्स्ट पॉइंट, द बॉन्ड्स विल बी ब्रोकन इन द लेफ्ट साइड में बॉन्ड ब्रेक कर रहा था। यहाँ पर 3 ऑक्सीजन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर एक ही कार्बन से 2 ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। एक ऑक्सीजन यहाँ से गायब हो गया, तो यहाँ पर इसका मतलब कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड ब्रेक कर रहा होगा। यहाँ पर ऑक्सीजन के बीच में जुड़ा हुआ है, लेकिन अब यहाँ पर Fe के साथ ऑक्सीजन आ गया, तो इसका मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड ब्रेक कर रहा होगा। तो द बॉन्ड्स विल बी ब्रोकन इन द लेफ्ट साइड एंड द न्यू बॉन्ड्स फॉर्म इन द राइट साइड। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, A प्लस बी से C प्लस डी का फॉर्मेशन हो रहा है। तो जो प्रोसेस में इन्वॉल्व हो रहा है उसको रिएक्टेंट कहते हैं, और जो प्रोसेस में न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसको हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। द सब्सटेंस और सब्सटेंसेस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। तो जो भी कोई केमिकल चेंज में जाएगा उसको हम लोग रिएक्टेंट कहेंगे, और केमिकल चेंज के थ्रू जो न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा उसको हम लोग प्रोडक्ट कहेंगे। द न्यू सब्सटेंस और सब्सटेंसेस फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट। अब ये केमिकल रिएक्शन कहाँ हो रहा है और कहाँ नहीं हो रहा है उसको हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन में। अब कैरेक्टरिस्टिक में क्या होता है, जब मान के चलिए आप किसी दिन आप अपने छत पर गए और वहाँ देखे कहीं दूर, बहुत दूर में बहुत ज़्यादा धुआं निकल रहा है। धुआं मतलब क्या, इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो जैसे वहाँ पर जाकर देखे तो आपको क्या दिखाई दिया, वहाँ पर आग लगी हुई है। तो आग लगना एक केमिकल चेंज है। इसका मतलब यहाँ से आपको पता चल रहा है अगर कहीं से भी गैस का इवोल्यूशन हो रहा है तो वहाँ पर क्या हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है। तो सम केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस बाय इवोल्यूशन ऑफ gas. For example, evolution of H2 gas in the reaction between Zn and dilute HCl। जब हम लोग Zn and dilute HCl, जब हम लोग किसी एक फ्लास्क में HCl ले लेते हैं और उसमें Zn जो मेटल है उसका कुछ न कुछ पीस इसमें डिजॉल्व कर देते हैं, मतलब गिरा देते हैं, तो हम लोग देखते हैं Zn HCl के साथ कंबाइन करके एक
गैस का फॉर्मेशन कर रहा है। जैसे ही गैस एक ट्यूब से बाहर निकलता है और वहाँ पर हम लोग कैंडल ले जाते हैं तो पॉप साउंड प्रोड्यूस करता है। और हम जानते हैं हाइड्रोजन अगर बर्न होता है तो पॉप साउंड प्रोड्यूस करता है। तो Zn डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करके ZnCl2 और H2 गैस रिलीज कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन। तो पहला बात आपको पता चल गया, जहाँ पर भी इवोल्यूशन ऑफ गैस होगा वहाँ पर केमिकल चेंज होगा और उसी को हम लोग केमिकल रिएक्शन के नाम से जानते हैं। दूसरा एग्जांपल है आपका इवोल्यूशन ऑफ CO2 गैस ऑन हीटिंग लाइमस्टोन। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग लाइमस्टोन के नाम से जानते हैं और इसको जैसे ही हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा और CO2 गैस रिलीज होगा और कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग क्विक लाइम के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर CO2 गैस रिलीज हो रहा है तो इसका मतलब ये भी क्या है, केमिकल रिएक्शन यहाँ पर भी हो रहा है। अब थर्ड एग्जाम्पल है आपका इवोल्यूशन ऑफ H2 गैस इन द रिएक्शन बिटवीन कैल्शियम एंड वाटर। कैल्शियम अगर वाटर के साथ कंबाइन करेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स का फॉर्मेशन करता है और H2 गैस यहाँ से क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। तो अभी तीन प्रोसेस आपने देखा, ZnHCl के साथ कंबाइन, CaCO3 का हीटिंग और कैल्शियम हाइड और H2O का कम्बिनेशन। तो हर जगह क्या हो रहा है, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है। तो इसका मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट चीज़ है, जहाँ पर आप आग लगी हुई थी वहाँ पर जैसे ही गए तो आपको पता चला, दिखाई दिया हर एक चीज़ क्या हो रहा है, काला पड़ गया। इसका मतलब कलर में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो चेंज इन कलर, सम केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस बाय चेंज इन कलर। तो कुछ ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें चेंज इन कलर हो जाता था। अब यहाँ से आपको ये बात पता चल गया, अगर कोई प्रोसेस में सब्सटेंस का कलर चेंज हो रहा है तो इसका मतलब कोई ना कोई वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जैसे देखें पहला एग्जांपल, ऑन हीटिंग ग्रीन कलर फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट का कलर क्या होता है, ग्रीन होता है। चेंज इनटू रेड ब्राउन कलर ऑफ फेरिक ऑक्साइड, FeSO4 जो ग्रीन कलर है, अगर उसको हम लोग हीट देंगे, हीट प्रोवाइड करेंगे तो वो डिसोसिएट करके फॉर्म करेगा रेड ब्राउन कलर का फेरिक ऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड एंड SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। इसमें हो क्या रहा है, ग्रीन कलर ऑफ फेरस सल्फेट कन्वर्ट हो रहा है रेड ब्राउन कलर ऑफ फेरिक ऑक्साइड। यहाँ से आपको ये बात पता चल गया, जहाँ पर भी कहीं पर कलर का चेंजेस हो रहा होगा तो वहाँ पर आप कह सकते हैं इट मे बी पॉसिबल, यहाँ पर केमिकल चेंज हो रहा है और केमिकल चेंज को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, इन सनलाइट वाइट सिल्वर क्लोराइड चेंज इनटू ग्रे। ये जो आपका कलर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत जगह पूछा हुआ भी है। NTSC सब जो एग्जामिनेशन होता है उसमें ये कलर वलर के बारे में क्वेश्चंस आते हैं। इन सनलाइट वाइट सिल्वर क्लोराइड चेंज इनटू ग्रे सिल्वर। तो AgCl को जैसे ही हम लोग सनलाइट में रखेंगे तो Ag प्लस Cl2 का फॉर्मेशन करेगा और Ag का कलर क्या होगा, ग्रे कलर होगा और AgCl का कलर क्या होता है, वाइट कलर होता है। तो यहाँ से वाइट कलर ऑफ AgCl कन्वर्टेड इनटू ग्रे कलर ऑफ सिल्वर। तो इसका मतलब जैसे ही कलर चेंज हो रहा है तो यहाँ पर हम कह सकते हैं यहाँ पर केमिकल चेंज हो रहा है और केमिकल चेंज हो रहा है तो यहाँ पर केमिकल रिएक्शन भी हो रहा है। थर्ड एग्जांपल आपका, ऑन हीटिंग ब्लू कॉपर सल्फेट चेंज इनटू व्हाइट कॉपर सल्फेट। यहाँ पर देखें CuSO4.5H2O ये ब्लू कलर का होगा। जैसे ही इसको हम लोग हीट करेंगे तो CuSO4 वाइट कलर में कन्वर्ट हो जाएगा और प्लस 5H2O का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पर भी कलर चेंज हो रहा है। अब नेक्स्ट है आपका मान के चलिए जहाँ पर आग लगी हुई थी, वो आग जो लगी हुई थी वो पेट्रोल पंप में लगी हुई थी। जब पेट्रोल पंप में आग बुझा गया, जब बंद हो गया, तब जाकर के पेट्रोल पंप का कंटेनर खोला गया तो वहाँ पर कोई भी पेट्रोल नहीं था। इसका मतलब लिक्विड पार्ट जो है वो कहाँ गया, वो बर्न हो करके जो पेट्रोल होता है मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन होता है। हाइड्रोकार्बन को अगर हम लोग बर्न करेंगे, जैसे हाइड्रोकार्बन को बर्न करेंगे CH4, मान के चलिए मीथेन को अगर हम लोग बर्न करते हैं, हीट करते हैं, यहाँ
यहाँ पर CO2 प्लस H2O का फॉर्मेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो CO2 गैस बन के बाहर निकल गया होगा और वाटर जो है वो वेपर बन करके बाहर निकल गया, इस वजह से कंटेनर क्या हो गया, पूरे खाली हो गया। इसका मतलब चेंज इन स्टेट हो रहा है। लिक्विड स्टेट में आपका पेट्रोल था, डीजल था, और वो क्या हो गया, गैसियस में कन्वर्ट होकर के वहाँ से ख़त्म हो गया। तो द सम केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस बाय चेंज इन स्टेट। तो कुछ केमिकल रिएक्शन को हम लोग कैसे पहचान सकते हैं, जहाँ पर स्टेट चेंज हो रहा होगा, जैसे फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड MgO बाय द रिएक्शन बिटवीन सॉलिड Mg एंड गैसियस O2। जब हम लोग मैग्नीशियम रिबन को बर्नर के पास लाते हैं तो वहाँ पर डेजलिंग लाइट के साथ वो बर्न होता है, और बर्न होने के बाद वाइट पाउडर यहाँ पर चाइना डिश में जमा होता है, स्टोर होता है। और इसका केमिकल रिएक्शन अगर देखें तो Mg ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके MgO का फॉर्मेशन करता है, और ये वाइट कलर का होता है। यहाँ पर आप देखें गैसियस स्टेट ऑफ ऑक्सीजन और सॉलिड स्टेट ऑफ मैग्नीशियम कन्वर्ट हो रहा है सॉलिड स्टेट में, तो गैस से क्या बन गया, सॉलिड। यहाँ पर स्टेट चेंज हो रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड वाटर बाय द रिएक्शन बिटवीन H2 गैस एंड O2 गैस। अगर H2 गैस और O2 गैस को साथ में इलेक्ट्रिक स्पार्क प्रोवाइड करते हैं तब ये दोनों मिल करके H2O का फॉर्मेशन करता है, जिसका स्टेट क्या होता है, लिक्विड। तो यहाँ पर देखें दो गैसियस सब्सटेंस मिल करके, दो गैसियस मॉलिक्यूल्स मिल करके लिक्विड सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रहा है। तो यहाँ पर भी चेंज इन स्टेट हो रहा है, और यहाँ पर हम कह सकते हैं यहाँ पर भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है। थर्ड एग्जाम्पल का बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ CO2 गैस बाय द रिएक्शन बिटवीन सॉलिड कार्बन एंड O2 गैस। अगर कार्बन को हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो सॉलिड कार्बन और गैसियस ऑक्सीजन मिल करके गैसियस CO2 का फॉर्मेशन कर रहा था। यहाँ पर सॉलिड कार्बन किस में कन्वर्ट हो गया, गैस में। तो हम लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं, यहाँ पर भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है बाय द प्रोसेस ऑफ केमिकल चेंजेस। तो अभी हम लोग तीन तरह का मतलब कैरेक्टरिस्टिक देखे। फर्स्ट वन इज इवोल्यूशन ऑफ गैस, सेकेंड वन इज चेंजेस इन कलर, और थर्ड वन इज चेंज इन स्टेट। अब आपका है फोर्थ फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब बात आई सम केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस बाय फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट सबसे पहले किसको कहते हैं, तो प्रेसिपिटेट वाटर इनसॉल्युबल और स्प्रिंगली सॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन which settle down mostly। अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसमें ऐसे सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है जो सॉलिड होगा या फिर इनसॉल्युबल या फिर स्प्रिंगली सॉल्युबल इन वाटर होगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रेसिपिटेट कहेंगे। जैसे अगर हम लोग मिल्क में साइट्रिक एसिड दे देते हैं तो मिल्क का मक्खन अलग हो जाता है और वाटर सब्सटेंस अलग हो जाता है। जो मक्खन होता है वो ऊपर में फ्लोट करता है, जिस वजह से हम लोग क्या कह सकते हैं, वो प्रेसिपिटेट है। तो जिस तरह से मक्खन फ्लोट करता है उसी तरह से कोई भी रिएक्शन में अगर प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा तो वो भी या तो फ्लोट करेगा या तो सिंक कर जाएगा। तो वाटर इनसॉल्युबल और स्प्रिंगली सॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन व्हिच सेटल डाउन मोस्टली सेटल डाउन कर जाता है, उसको हम लोग प्रेसिपिटेट कहते हैं। जैसे मान लिया आप जहाँ पर आग लगा हुआ था वहाँ पर जैसे ही गए तो आग जैसे ही बंद हुआ, आग को बुझा दिया गया, तो वहाँ पर देखे बहुत सारा चीज़ जला हुआ आपको नज़र आएगा, लेकिन पेट्रोल जला हुआ चीज़ नज़र नहीं आएगा। इसका मतलब वो प्रेसिपिटेट नहीं फॉर्म किया, लेकिन जो कोई सब्सटेंस था वो जला हुआ वहाँ पर काला कलर का आपको मिल रहा है, इसका मतलब वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में आप समझ सकते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड PbI फॉर्म liquid solution of PbNO3 and Ki। PbNO3 और Ki जब रिएक्ट करेगा PbNO3 का होल 2 अगर Ki के साथ रिएक्ट करेगा तो फॉर्म करता है PbI2 और प्लस KNO3। तो अब यहाँ पर PbNO3 का होल 2 जो कि कलरलेस सॉल्यूशन है
और KI ये भी कलरलेस सॉल्यूशन है। तो दोनों कलरलेस सॉल्यूशन को अगर हम लोग डिसॉल्व करते हैं तब जा करके KNO3 लिक्विड फॉर्म में इसमें मिलता है, और यहाँ पर सॉलिड फॉर्म में कुछ सब्सटेंस मिलता है जिसको हम लोग PbI2 कहते हैं, और इसका कलर क्या होता है, येलो कलर जो इसका होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखें, यहाँ कई बार ये पूछा जा चुका है। तो PbNO3 लेड नाइट्रेट अगर पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करेगा तो PbI2 सॉलिड का फॉर्मेशन करेगा और KNO3 लिक्विड का फॉर्मेशन करेगा। ये जो सॉलिड सब्सटेंस इसमें बन रहा है वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में इस रिएक्शन में मिलता है, इसको हम लोग कहेंगे प्रेसिपिटेट। नेक्स्ट एग्जांपल आपका फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट बाय द रिएक्शन बिटवीन CaOH2 एंड CO2। यहाँ पर PbI2 होगा। तो अब यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स अगर CO2 के साथ कंबाइन करता है तो CaCO3 और प्लस H2O का फॉर्मेशन करता है, और CaCO3 जो है वो वाइट कलर का होता है और जो कि स्प्रिंगली सॉल्युबल या फिर इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, जिस वजह से हम लोग कहते हैं इसको प्रेसिपिटेट को किसी भी रिएक्शन में अगर हम लोग दिखाएंगे तो डाउनवर्ड एरो टाइप का उसमें बनाते हैं, जिससे हमको पता चलता है ये प्रेसिपिटेट है। थर्ड एग्जाम्पल है आपका फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट प्रेसिपिटेट of BaSO4 by the reaction between BaCl2 and H2SO4। तो BaCl2 अगर H2SO4 के साथ कंबाइन करता है तो BaSO4 का फॉर्मेशन करता है और HCl का फॉर्मेशन करता है। जैसा कि आप जानते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और इसका जो स्टेट होता है वो लिक्विड स्टेट होता है, और यहाँ पर BaSO4 वाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में ये बनता है और ये इसका होता है सॉलिड स्टेट होता है। तो ये सॉलिड सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ, BaCl2 और H2SO4 रिएक्ट किया तो ये जो BaSO4 है वो नीचे में सेटल डाउन कर जाएगा इन HCl सॉल्यूशन। तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो यहाँ से आप देख रहे हैं जहाँ पर भी ऐसे सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है जो सॉलिड इन नेचर है तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन कहेंगे। नेक्स्ट है आपका चेंज इन टेम्परेचर। जैसे ही जहाँ आग लगी हुई थी वहाँ पर आप जाएंगे तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी आपको फील होगा, वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा आपको फील होगा, तो वहाँ आप दूर से उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो सम केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस बाय चेंज इन टेम्परेचर, दैट इज इंक्रीजेस और डिक्रीजेज इन टेम्परेचर। अब यहाँ देखें, इन रिएक्शन बिटवीन CaO कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर flask is formed to be warm, thus rise of temperature has takes place। जैसे वाटर में हम लोग क्या करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को देते हैं, वो भी हमको दूर से देना पड़ता है क्योंकि इसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज होता है जिससे कि जलने का खतरा रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं, वाटर ले लेते हैं कंटेनर में और उसमें दूर से हम लोग क्या करते हैं, CaO को इसमें डिजॉल्व करते हैं। जैसे CaO इसमें देते हैं तो CaO वाटर के साथ मिल करके CaOH2 का फॉर्मेशन करता है और हाई अमाउंट में हीट एनर्जी रिलीज करता है। ये हीट एनर्जी ओपन सरफेस एरिया से बाहर निकलता है और ये हीट एनर्जी जिस कंटेनर में हम लोग करवाते हैं वो कंटेनर क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और जैसे ही ये हीट एनर्जी एब्जॉर्ब किया तो इसका टेम्परेचर क्या होगा, राइज कर जाएगा, तो फ्लास्क क्या हो जाएगा, हॉट हो जाएगा। जिस वजह से हमको पता चलता है जो कुछ केमिकल रिएक्शन में टेम्परेचर क्या होता है, रिलीज होता है। और इस रिएक्शन को करवाते टाइम आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे, ये जो कंटेनर आप ले रहे हैं वो प्लास्टिक का नहीं लेंगे, कोई ना कोई स्टील का लेंगे या फिर मेटल का लेंगे, जिससे कि ये ब्रेक नहीं करे। जब आप इसका प्लास्टिक का कंटेनर लेते हैं तो वो मेल्ट करने का पॉसिबिलिटी रहता है यहाँ पर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका, इन रिएक्शन बिटवीन बेरियम हाइड्रोक्साइड्स एंड अमोनियम क्लोराइड फ्लास्क इज फाउंड टू बी कूल, दस फॉल इन टेम्परेचर टेक्स प्लेस। जब हम लोग बेरियम हाइड्रोक्साइड्स को अमोनियम क्लोराइड के साथ हीट करते हैं तो बनता है BaCl2 NH3 प्लस H2। तो यहाँ पर होता क्या है, जैसे इस फ्लास्क को एक तो बेरियम हाइड्रोक्साइड इसमें दिया, बेरियम हाइड्रोक्साइड भी सॉलिड नेचर का होता है और अमोनियम क्लोराइड भी सॉलिड नेचर का होता है। अगर इस दोनों को डिसॉल्व कर रहे हैं तो जैसे रिएक्शन होगा तो आपका क्या बन जाएगा, बेरियम क्लोराइड अमोनिया प्लस
H2O। तो इस फ्लास्क को जैसे ही आप छुइएगा तो आपको फ्लास्क क्या लगेगा, कूल दिखेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस प्रोसेस में एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी कहाँ से मिलेगा, जो ओपन सरफेस एरिया है तो यहाँ एटमॉस्फेयर से गेन करेगा, और ये जो आपका कंटेनर का वॉल है इससे एनर्जी गेन कर लिया, जिस वजह से कंटेनर का वॉल क्या हो गया, आपका कूल हो गया। तो ये क्या होगा, गेन ऑफ एनर्जी यहाँ हो रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको रिलीज ऑफ एनर्जी। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें एनर्जी रिलीज हो रहा होता है उसको कहते हैं एक्जोथर्मिक प्रोसेस, और ऐसा प्रोसेस जहाँ पर एनर्जी गेन हो रहा होता है उसको हम कहते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो चेंज इन टेम्परेचर के थ्रू आप देख रहे हैं जो कि दो तरह का केमिकल रिएक्शन हो रहा है। एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रहा है और जिस कंटेनर में ये प्रोसेस करवा रहे हैं वो क्या हो जा रहा है, हॉट हो जा रहा है। लेकिन एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एनर्जी गेन हो रहा है और जिस कंटेनर में आप ये चीज़ करवा रहे हैं वो क्या हो रहा है, कूल हो रहा है। तो एक तो एक्जोथर्मिक हो गया और दूसरा क्या हो गया आपका, एंडोथर्मिक प्रोसेस। On the basis of change in temperature, chemical reaction is of two types. First one is endothermic reaction. और second one is exothermic reaction. तो फर्स्ट वन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन और सेकेंड वन इज एक्जोथर्मिक रिएक्शन। एक्जोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी गेन होगा। द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब called endo given out is called as exothermic reaction। इस प्रोसेस में कंटेनर हीट एनर्जी गेन करके वो गर्म हो जा रहा था, इसका मतलब यहाँ से एनर्जी रिलीज हो रहा है, और इस प्रोसेस में कंटेनर कूल हो जा रहा था, इसका मतलब इस प्रोसेस में जो एनर्जी आपका खर्च हो रहा है वो कंटेनर से एब्जॉर्ब कर रहा है और वो ओपन एयर से भी एब्जॉर्ब कर रहा है। तो यहाँ पर एनर्जी गेन कर रहा है, यहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रहा है। In case of endothermic reaction, fall in temperature takes place. In case of exothermic reaction, rise in temperature takes place. तो CaCO3 को जैसे ही हम लोग हीट एनर्जी देंगे CaO प्लस CO2 का फॉर्मेशन होगा, और यहाँ पर ये क्या है आपका एंडोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि CaCO3 को ब्रेक करने के लिए एनर्जी दिया गया। यहाँ पर क्या हो रहा है, CaO को जैसे ही वाटर में आप डिसॉल्व करेंगे तो CaOH का होल 2 का फॉर्मेशन करेगा और हाई अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी यहाँ पर रिलीज होगा। अगर आप दूसरा एग्जांपल देखें, बेरियम हाइड्रोक्साइड्स को अमोनियम क्लोराइड के साथ जैसे ही इसको मिक्स करेंगे तो बेरियम क्लोराइड और अमोनिया का फॉर्मेशन करेगा अलॉन्ग विथ H2O। तो यहाँ पर क्या होगा, कंटेनर कूल हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ क्या हो रहा है, एनर्जी गेन कर रहा है। और Zn को अगर H2SO4 के साथ आप कंबाइन करवाइएगा तो ZnSO4 प्लस H2 गैस रिलीज होगा, और इस प्रोसेस में हाई अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी भी रिलीज होता है, हाई अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज होता है। अब यहाँ पर फ्लास्क इज फाउंड टू बी कूल, तो ये इंडोथर्मिक है, इंडोथर्मिक एनर्जी चाहिए, और एनर्जी चाहिए तो वो कहाँ से लेगा, अपने सराउंडिंग से लेगा। तो अपने फ्लास्क से क्या करता है, एनर्जी को गेन कर लेता है, जिस वजह से वो फ्लास्क कूल हो जाता है। फ्लास्क इज फाउंड टू बी हॉट। इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होता है वो फ्लास्क क्या करता है, गेन कर लेता है, एनर्जी को गेन करके फ्लास्क क्या हो जाता है, हॉट हो जाता है। तो इसको एक रिप्रेजेंटेशन है, A प्लस बी कंबाइन करके C प्लस डी का फॉर्मेशन कर रहा है, जिसमें हीट एनर्जी क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। यहाँ पर A प्लस बी कंबाइन करके C प्लस डी का फॉर्मेशन कर रहा है, लेकिन इसमें हीट एनर्जी क्या हो रहा है, खर्च हो रहा है। डेल्टा H इसमें पॉजिटिव होगा। डेल्टा H किसको कहते हैं, हीट ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ रिएक्टेंट। इसमें एनर्जी लगा, एनर्जी कहाँ गया, प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट के पास एनर्जी ज़्यादा है और यहाँ पर रिएक्टेंट के पास एनर्जी कम है, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगा। और यहाँ पर क्या हो रहा है, A प्लस बी C प्लस डी में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन हीट एनर्जी रिलीज हो रहा है। ये हीट एनर्जी है किसका, ये हीट एनर्जी है आपका A एंड B का। तो A और B के पास ज़्यादा एनर्जी और C एंड D के पास कम एनर्जी, चूँकि A और B से एनर्जी रिलीज होकर के C एंड D का फॉर्मेशन कर रहा है, जिस वजह से डेल्टा H अगर देखेंगे हम लोग तो हीट ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ रिएक्टेंट। अब प्रोडक्ट के पास एनर्जी कम है, क्योंकि रिएक्टेंट से एनर्जी निकल करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, तो प्रोडक्ट के पास एनर्जी कम और रिएक्टेंट के पास एनर्जी ज़्यादा, इस वजह से इसको हम लोग क्या कहेंगे, निगेटिव वैल्यू। तो डेल्टा H फॉर एक्जोथर्मिक रिएक्शन निगेटिव होगा और डेल्टा H फॉर इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होगा,
पॉजिटिव होगा। यहाँ से आपका बहुत बार क्वेश्चंस पूछा हुआ है एनटीएससी सब में, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। अब कुछ ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एनर्जी दिया भी जाता है और एनर्जी रिलीज भी होता है। जैसे आप कैंडल जला रहे होते हैं, तो कैंडल जलाते समय क्या करता है, लाइटर या फिर माचिस से कैंडल को बर्न करते हैं, कैंडल को जलाते हैं। तो लाइटर या फिर माचिस से आप क्या करते हैं, उसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, फिर से वो एनर्जी रिलीज करना स्टार्ट होता है। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें एनर्जी खर्च भी होगा, इसमें एनर्जी रिलीज भी हो रहा होगा, इसको हम लोग कैसे समझेंगे, एंडोथर्मिक है या फिर एक्सोथर्मिक है। तो एंडोथर्मिक प्रोसेस उसको कहेंगे जब गिवन एनर्जी का वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा रिलीज एनर्जी से, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक प्रोसेस। और दूसरा केस ऐसा जिसमें गिवन एनर्जी का वैल्यू कम हो जाएगा रिलीज एनर्जी से। जैसे मान लीजिए कोई जंगल में एक माचिस की तीली से आग लग गया, तो माचिस का तीली का एनर्जी बहुत कम, और जंगल से जो आग रिलीज होगा उससे क्या होगा, जो हीट एनर्जी रिलीज होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। इसका मतलब क्या होगा, E2 ज़्यादा होगा, E1 कम हो जाएगा। तो इस केस में हम लोग कहेंगे एक्सोथर्मिक, रिलीज एनर्जी ज़्यादा और गिवन एनर्जी कम। तो यह आपका केमिकल रिएक्शन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक के बारे में था। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। ओके, थैंक